आज की क्लास में बात करते हैं फजांस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। ठीक है, फजांस रूल क्या होता है? आपने पिछले क्लास में देखा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उसको जानने के लिए फजांस ने कुछ रूल दिए थे, जिसको फजांस रूल्स क्या या पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पहले क्या कि फजांस रूल हम सिंगल आटम या सिंगल कंपाउंड पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। देखो यार, लगा तो आप सब पे सकते हो, लेकिन देखो जिस तरह डायपोल मोमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसको हम न्यूमेरिकली कोई वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहे थे और आप भी सॉल्व करके निकाल रहे थे। लेकिन फजांस रूल में आप कैलकुलेट करके न्यूमेरिकली वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अब तक हमारे सिलेबस में जितना भी है उसमें न्यूमेरिकली निकालने का कोई मेथड नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप सिंगल पे भी लगाना चाहो लगाना, लेकिन अगर किसी को समझाना हो अच्छे लैंग्वेज में तो हमेशा दो आयनिक कंपाउंड लेना और सिंपली उसको उनको समझा देना। ठीक है, क्योंकि देखो यार कोई भी मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का, हमेशा कंपैरिजन से ही काम होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो आपका आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर दिख रहा है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है। इन्होंने सिंपल बोला कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए कैटायन पे या जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज आ जाए एनायन पे, या जितना ज्यादा इन पे चार्ज आ जाए दोनों पे, उतना ज्यादा चांस होता है आपका आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर दिखने का। एक सेकेंड रुको, एक एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, और क्यों होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले NaCl और MgCl2। ठीक है, तो इसमें कैटायन कौन कौन से हैं, देखो इसमें क्या है, Na प्लस का कैटायन है और इसमें क्या है, Mg2 प्लस का कैटायन है। ठीक है, और Cl माइनस तो दोनों में सेम ही है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ पे तो देखो दोनों में चार्ज कितना है, सेम है। लेकिन यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम चार्ज है। तो फजांस ने कहा कि इसके अंदर ये कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है, इसके अंदर इसके मुकाबले ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों होगा, अब देखो देखो पहले क्या था, NaCl यहाँ पे देखते हैं। तो NaCl में क्या है, Na प्लस है, मतलब क्या देखो Na में क्या होता है, सिंपली Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टेट। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो Na प्लस बनेगा। इस टाइम पे क्या है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी प्रोटॉन तो 11 ही है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं MgCl2 के अंदर। तो इसमें क्या है, Mg पहले था तो उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे। ठीक है, बराबर थे। और Mg2 प्लस बना तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी 12 ही है। तो देखो यार हमने क्या पढ़ा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो वो ऐसा आटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। हमने क्या देखा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो आपका रेडियस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के। ये हमने वहां पे आपको दिखाया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के चैप्टर में आपको दिखाया भी था। और देख भी लो कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Mg2 प्लस का हम न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, Mg2 प्लस का न्यूक्लियस है और उसमें 2,8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और यहाँ पे नीचे बना देते हैं हम, एक सेकेंड, Na प्लस का न्यूक्लियस। ठीक है, देखो ये Na प्लस का न्यूक्लियस है और यहाँ पे 2,8 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें Na प्लस के अंदर कितने प्रोटॉन है, Na प्लस के अंदर 11 प्रोटॉन है और Mg2 प्लस के अंदर 12 प्रोटॉन है। अब सभी को मालूम है न्यूक्लियस पावरफुल होता है, तो वो क्या करेगा, इसमें 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इनके कंपैरिजन में ये अपना साइज और ज्यादा छोटा कर लेगा। आप सभी को मालूम है जिस पे न्यूक्लियस ज्यादा होता है उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो क्या कर लेगा, Mg2 प्लस का साइज किससे, Na प्लस से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका Mg2 प्लस का साइज Na प्लस के मुकाबले छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे आपका ये Mg2 प्लस है और उसके सराउंडिंग में 2 Cl और Cl आए। ठीक है, और उसके बाद क्या, Cl माइनस आए। ठीक है, और उसके बाद क्या, यहाँ पे आपका Na प्लस है और उसके सराउंडिंग में एक Cl माइनस आया, ये Na प्लस है। तो देखो यार आप सभी को मालूम है जिसका साइज छोटा होता है, जिस एटम का साइज छोटा होता है वो अपने न्यूक्लियस
जिस आटम का साइज छोटा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। पहले क्लास में हमने आपको बताया था। तो देखो Mg+2+ का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तो पकड़े रहेगा लेकिन इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को भी और अपने पास खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो क्या कर लेगा, ये इन दोनों को ज्यादा पोलराइज कर देगा। ठीक है, और इनकी बात करें तो इनके मुकाबले इनका साइज बड़ा है, तो ये क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो पकड़े रहेंगे लेकिन ये Cl- के इलेक्ट्रॉन हैं, इनके मुकाबले उतनी अच्छी से अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, जिसकी वजह से इस कंपाउंड के अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा और इस कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा कम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका ये फजांस रूल के फजांस रूल के अकॉर्डिंग NaCl के अंदर MgCl2 से कम आयनिक सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, या सिंपली बोलो, जो MgCl2 होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है ज्यादा और NaCl कम कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर से देखना है तो एक बार और देखो। Mg2+ का साइज छोटा था तो उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ Cl- के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और Na+ की बात करें तो उसमें क्या है, 11 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से इनके Mg2+ के कंपैरिजन में Na+ में उतना अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वो इस कंपाउंड के मुकाबले इनके अंदर हल्का सा कम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, इसको नोट करो। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो पहला थोड़ा सा नोट कर लो। तो देखो पचास ने दूसरा पॉइंट दिया साइज ऑफ कैटायन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे सब बस एग्जांपल से समझ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लो कोई ए और बी अलग अलग आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो यार, आप सभी को मालूम है ए के अंदर भी कैटायन होगा और एनायन होगा, बी के अंदर भी कैटायन होगा और एनायन होगा। तो फजास ने कहा इन दोनों कैटायन में से जिस भी कैटायन का साइज स्मॉल होगा वो दूसरे कैटायन जिसका साइज बड़ा है उसके मुकाबले अपने एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो, क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है BeCl2 और MgCl2 है। ठीक है, तो एक जगह BeCl2 के Cl2 में बेरिलियम पे चार्ज कितना है, Mg2+ है। ठीक है, तो इसको बना दो BeCl2 जिसमें कैटायन पे कितना चार्ज है, +2 का, और इसको बना दो MgCl2। ठीक है, जिसमें भी मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2 का। एनायन हर जगह Cl- और Cl- के फॉर्म में है। देखो यार, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। हम बात किसकी कर रहे हैं, चार्ज की। +2 चार्ज -1, +2 -1, 2 क्लोरीन है तो आप फिगर में 2 क्लोरीन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा मत कंफ्यूज होना कि 2 क्लोरीन है तो Cl- -2 का चार्ज हो गया, नहीं। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर बेरिलियम के अंदर +2 और क्लोरीन के अंदर -1 चार्ज है। ठीक है, तो देखो हो गया क्या, जिससे आप सभी को मालूम है पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, मतलब बेरिलियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है। मतलब और दोनों में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकले हैं, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्दर क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा और जो आपका Mg2+ है उसका साइज स्मॉल होगा। आप सभी को मालूम है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जो हमने NaCl और NaCl2 का एग्जांपल लिया था, कि जिसका साइज स्मॉल था वो एनायन के क्लाउड को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा था, मतलब ज्यादा बिखेर रहा था। जैसे ये आपका BeCl2 का आपका आटम है और उसके पास जब 2 Cl- के आटम आएंगे, BeCl2 का ये है, और 2 Cl- के आटम नहीं, कैटायन नहीं जब आपका Be2+ का कैटायन के बगल में Cl- और Cl- नाम के 2 एनायन आएंगे तो ये इनको ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि आप सभी को मालूम है Mg2+ का साइज Be+2 से बड़ा है, तो Mg2+ कुछ इतना बड़ा का
उसके अगल बगल 2 Cl माइनस के एनायन आएंगे तो ये क्या करेगा, उतनी अच्छी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, या खींचेगा भी तो इनके मुकाबले तो कम ही खींचेगा। तुम देखो हमने देखा था कि जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके BeCl2 में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है और MgCl2 में कम कोवैलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। पिछले एग्जांपल में जब हमने NaCl और MgCl2 लिया था तो MgCl2 जीत गया था, और यहाँ पे BeCl2 और MgCl2 लिया तो BeCl2 जीत गया। ठीक है, हर समय आपको देखना पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये कोई हमने एक एग्जांपल में उसको क्या कर दिया, जिता दिया, तो अगले एग्जांपल में भी वही जीतेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन के ऊपर है। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरे पॉइंट का। और बहुत सारे एग्जांपल बुक में दिए हैं, आप ले सकते हो, जिसमें भी कैटायन का साइज छोटा होगा किन्हीं भी दो आयनिक कंपाउंड में, तो जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उस वाले कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनायन के साइज के ऊपर। ठीक है, तो देखो कोई भी कंपाउंड में, किन्हीं भी दो कंपाउंड में, जिस कंपाउंड के अंदर एनायन का साइज ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, कैटायन से ज्यादा पोलराइज होगा, मतलब उसके अंदर ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, इसको सिंपली एग्जांपल से समझो, जैसे हमारे पास Al ना 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 ठीक है ठीक है, AlF3 है और AlCl3 है। ठीक है, तो देखो कैटायन तो सेम है, इसमें भी कैटायन क्या है, Al3+, इसमें भी कैटायन क्या है, Al3+। एनायन देखो, एनायन एक जगह क्या है, F- है, एक जगह Cl- है, तो बात चलेगी इस बार एनायन के साइड के ऊपर। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, और दोनों पे एक निगेटिव चार्ज है, मतलब होगा क्या, वैसे ही ट्रेन चलेगा, जैसा आपका एटॉमिक साइज का ट्रेन चलता है वैसे इनके एनायनिक साइज का भी चलेगा, कि जो आपका फ्लोरीन F- का साइज होगा वो आपके Cl- के साइज से छोटा होगा। तो देखो हमने क्या देखा कि जो साइज में बड़ा होता है उसका न्यूक्लियस अपने बाहर, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाता। ठीक है, तो इनके सराउंडिंग में अगर यहाँ पे Al3+ आया और इनके सराउंडिंग में भी Al3+ आया, तो देखो इसका साइज छोटा है इसके मुकाबले, तो ये इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े रहेगा, उतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और इसका साइज बड़ा है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है, तो उतनी स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बंधा नहीं होगा, तो ये जब सराउंडिंग में आएगा तो इसका साइज छोटा है, तो ये क्या करेगा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिससे इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर हमने पिछली क्लास में आपको देखा बताया था कि कुछ कुछ टाइम बाद क्या होगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा और क्या कर लेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी को कोवैलेंसी के अंदर पास करा देगा। और इसमें देखो अगर ये Al3+ चाहेगा इसको खींचना तो खींचेगा तो, लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस छोटा है, सॉरी इसका भी एटम छोटा है, मतलब न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छे से पकड़े रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या देखा कि जिसका भी एनायन बड़ा होगा वो क्या करेगा, उस कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर इनको कंपेयर करें तो AlCl3 में आपका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू AlF3। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद देखो यार, दिया है नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसा होता क्यों है पहले वो देख लो, फिर जब देखेंगे बुक वाला जो भी दिया है तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले बात कर लेता हूँ थोड़े से ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में। तो यस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल। पी कैसे होते हैं, डम्बल। और आपका डी कैसा होता है, डबल डम्बल। क्या, डबल डम्बल। ठीक है, थोड़ा सा शेप हो जाता है इधर उधर। ठीक है, चलो तो देखो सेफ क्या बताता है, सेफ वो चीज बताता है कि जो आपका किसी गिवन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, वो स्पेस में, स्पेस मतलब न्यूक्लियस के अगल बगल वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है उसको ऑर्बिटल बोलते हो। तो देखो यस में ही पूरी जगह में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, पी में यहाँ पे और यहाँ पे मूव कर सकता है, डी में यहाँ 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 मूव कर सकता है। तो देखो यार अगर हम कंपेयर करें, ठीक है,
तो इसके इसके मुकाबले इसमें इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो आपका डी ऑर्बिटल का शेप है वो कैसा है, डिस्ट्रॉयड है, मतलब बिखरा हुआ है। और जहां पे भी शेप बिखरा होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे एकदम बंधा हुआ है, क्लोज्ड फिगर स्फेरिकल है, यहाँ पे हल्का सा बिखरा है, यहाँ पे ज्यादा बिखरा है। इससे होता क्या है, अब देखो देखो हम पहले क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 1s को भरते हैं, ये 1s को भरा, फिर क्या कर लेते हैं, 2s को भरते हैं, फिर क्या भरते हैं हम, 2p भरते हैं, ठीक है। 2s के बाद 2p भरा, फिर क्या कर लिया, 3s भर लिया। अभी देखो यार, आप सभी को मालूम है k के अंदर 1s होता है, l के अंदर 2s 2p एक ही सेल के अंदर भरे जाते हैं। ये बात हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। देखो 2s यहाँ बनाया, 2p यहाँ बनाया, थोड़ा सा रीजन है समझाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट को दिमाग में ले रहना कि k के अंदर ये देखो हम ऑर्बिटल बना रहे हैं। सेल क्या होता है सभी को मालूम है, सब सेल क्या होता है सभी को मालूम है, ऑर्बिटल भी क्या होता है ये भी मालूम है। पहले सेमेस्टर में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बता दिया था, और अब पीरियोडिक टेबल में भी और केमिकल बॉन्डिंग वाले में भी, ठीक है। तो देखो सेल के अंदर 2s 2p साथ में भरे जाते हैं, हम यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहे हैं हमको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होता है वो बताना है, ठीक है। देखो 1s भरा, 2s फिर 2p, फिर यहाँ पे 3s भरा, 3s के बाद यहाँ पे 3p भर लेते हैं, 3 थोड़ा सा 3p को दूर भरो, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम है। 3s के बाद क्या भरा, 3p भरा, ठीक है। फिर क्या भरेंगे, फिर भरेंगे हम 4s को, ठीक है। तो यहाँ पे भर दिया 4s, और आप सभी को मालूम है और बाउ रूल के हिसाब से 4s के बाद क्या भरा जाता है, 3d। तो 3d तो बाहर भरा नहीं जाएगा, 3d क्या होगा, अंदर आके 4s के अंदर आके भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा गया, ये 3d भरा गया, ठीक है। तो देखो आपको मालूम है अंदर वाले सेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर वाले सेल को उतना क्या करता है, दूर भेजता है, ढकेलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से हमने पढ़ा था। तो देखो ये जो जितने भी ऑर्बिटल्स बनाए हैं उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या करेगा, ये बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये 4s वाला, इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूर भेजेगा। लेकिन देखो जो आपके 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये 3d के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन को बाहर उतनी इफेक्टिवली नहीं भेज पाते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बताना था, ठीक है। जो आपका 3d का शेप होता है वो बिखरा होने की वजह से इस 4s के इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा पाता, या उतना स्ट्रांगली रिपल नहीं कर पाते। क्यों रिपल करेंगे यार, इसके इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज और 4s के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, मतलब सेम चार्ज है, तो रिपल तो करना चाहिए। लेकिन इसका ऐसा शेप होने की वजह से उतना ज्यादा रिपल नहीं करता, और जब रिपल नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने पास खींचने का ट्राई करेगा, ठीक है। होता क्या है, न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज वाले फोर्स से, या इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स से, सिंपली, ठीक है। लेकिन रोकता कौन है इसको, ये अंदर के सेल वाले इलेक्ट्रॉन। ये करते क्या है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं, जिससे क्या करता है, न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना अपने पास नहीं बैठा पाता है। न्यूक्लियस क्या चाहता है, हर इलेक्ट्रॉन को अपने पास बैठाना, लेकिन रिपल्सन की वजह से 4s वाला दूर जाता है। लेकिन 3d इनको बाहर भेज नहीं पाता, ढकेल नहीं पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या कर लेता है, 4s को थोड़ा सा अपने पास बुला लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उनमें हम क्या बोलते हैं कि उनमें कैसा है, नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपली देखो, जैसे देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ns2 np6, यस में 2, पी में 6, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनमें क्या होगा, इनमें आपका ns होगा, np होगा और nd भी होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो आप सभी को मालूम है थोड़े बहुत अलग अलग रहेंगे, बस इतना याद रखना कि आपका d ऑर्बिटल भी रहेगा। n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। छोटी छोटी बातें मत पूछना, ठीक है। इतना हो गया। तो ऐसे में क्या होगा,
अगर हम दो किसी भी आयनिक कंपाउंड को लेंगे जिन पे चार्ज सेम होगा, ठीक है, जिन पे चार्ज सेम होगा, और लेकिन एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस तरह होगा, एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह होगा, तो वो वाला कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। तो पहले लोगों इसको रफ कर देते हैं, फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कि जहां पे भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, जिससे साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, चलो भले एक सेकेंड। जैसे बात करें हम कॉपर क्लोराइड की और सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो दोनों में कॉपर प्लस, इसमें कॉपर +1 और सोडियम +1, कैटायन +1 है, और एनायन दोनों पे -1 तो अगर इसमें पूछा जाए कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कैसे डिसाइड करोगे, पहले चार्ज से, पहला प्रॉपर्टी, उससे डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है। फिर दूसरा क्या देखा, तो कैटायन के साइज पे, तो कैटायन का साइज अभी देखेंगे, और एनायन का साइज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये Na+ है, मतलब Na के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p6। ये कैसा है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब बात करें कॉपर की, नहीं Cu+ की बात करें, तो देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, एक्सेप्शनल होता है, सबको मालूम है। Cu+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, हमेशा बाहर के सेल से, तो बाहर का सेल कौन सा है, ये 4s वाला, तो उसके अंदर जो 4s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। अब देखो यहाँ पे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो 3s में 2 है, 3p में 6 है, और 3d में 10 है। यहाँ पे d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नॉन नोबल गैस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, बाहर के या अंदर के s और p इलेक्ट्रॉन को कम रिपल करते हैं, एज कंपेयर टू ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर नोबल गैस वाला कन्फिग्रेशन हो। देखो ऐसे समझो, इसमें क्या होगा, जो आपका 3d है सबसे बाहर होगा, क्योंकि 4s वाला निकल गया, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या भरा, 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, फिर 3s भरा, फिर क्या है 3p भरा, फिर क्या भरा, यहाँ पे 3d भरा। तो देखो यहाँ पे 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद क्या, ये 3s 3p ये सब छोड़ दो अभी। तो देखो ये बाहर क्या था, 4s वाला, उसको रिपल करना चाह रहा था, लेकिन 4s में एक इलेक्ट्रॉन जो था हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने Cu+ बनाया है, ठीक है। तो देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है सभी पे, और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनको भी रिपल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है डिस्टॉर्टेड, मतलब बिखरा हुआ है, तो वो उतना अच्छे से रिपल नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू इनके कंपैरिजन में। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे 1s 2s और यहाँ पे 2p, इसके अंदर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, जब जो p के 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s को इफेक्टिवली रिपल करेंगे, क्योंकि इनका शेप कैसा होता है, डम्बल होता है, और इनका स्फेरिकल होता है, और यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्टेड है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, उतना इफेक्टिवली रिपल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर ज्यादा क्या है, ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू इस कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस टाइप का है। और हमने क्या देखा था अभी, जिसपे चार्ज ज्यादा होता है उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। देखने में क्या लग रहा है, चार्ज बराबर। यहाँ से क्या पता चला कि नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से इसके अंदर ऐसा बिहेव होगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है कि ऐसा बिहेव होगा कि इसके अंदर चार्ज ज्यादा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। यही नहीं, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। जैसे हम क्या कर लें, कॉपर के और क्या आता है, कॉपर हो गया, और कॉपर फ्लोराइड ले लो, कॉपर ब्रोमाइड ले लो, कॉपर आयोडाइड ले लो। एक सेकेंड, लिस्ट बना देना, लिस्ट बना दे, उसको आपको काम देगा। इसको रफ कर दो, कॉपर क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लो, या
कॉपर के हैलाइड जितने भी, कॉपर फ्लोराइड ले लो, कॉपर क्लोराइड ले लो, कॉपर ब्रोमाइड ले लो, कॉपर आयोडाइड ले लो, या सिल्वर के हैलाइड, सिल्वर मतलब क्या, सिल्वर मतलब एजी, ठीक है, एजी फ्लोराइड ले लो, और क्या एजी क्लोराइड ले लो, एजी ब्रोमाइड ले लो, और एजी आयोडाइड मतलब सिल्वर आयोडाइड ले लो। अगर ये आ जाए और इनके साथ अगर सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड और सोडियम का आयोडाइड आ जाए, तो हमेशा इनमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, हमेशा कंपैरिजन दो का होगा, और रिस्पेक्टिवली का भी देख लेना, ठीक है। हमेशा कॉपर फ्लोराइड को सोडियम के फ्लोराइड से कंपेयर करना, हमेशा कॉपर के ब्रोमाइड को सोडियम के ब्रोमाइड से कंपेयर करना, हमेशा सिल्वर क्लोराइड को सोडियम के क्लोराइड से कंपेयर करना, तभी ये लॉ और रूल अच्छे से वैलिड होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि कॉपर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से कंपेयर करना, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपर की हैलाइड और सिल्वर के हैलाइड नॉन नोबल गैस टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से इन सब से क्या करते हैं, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। तो लेते क्या है, कोई ए बी आयनिक कंपाउंड लेते हैं जो पहले एयर के अंदर रखे हुए, एयर मतलब हवा में, ठीक है। इस पे ए पे +1 और बी पे -1 चार्ज है, तो ये जब ए हवा में है तो सपोज कर लो इनके बीच कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही थी। अब क्या करो, इस ए बी को उठा के एक बकेट में डालो जिसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर है, इसमें जब आप ए बी को ऐड करोगे, ए बी के बीच ये जो फोर्स है, देखो जब कोई भी चीज को आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वाटर करता है क्या है, इस इंटरेक्शन को कमजोर करता है, ठीक है। जैसे देखो यार, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा लेते हो और उसको पानी में डालते हो तो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि जो ये Na+ के बीच में जो बॉन्ड बना था वाटर इसको तोड़ देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो उसकी बात नहीं, हम ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी ए बी को हम एक दूसरे ब्रैकेट बकेट में, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में अल्कोहल है, उसके अंदर मिलाते हैं। तो अल्कोहल भी क्या करेगा, इनके बीच जो ये इंटरेक्शन है इसको कम करने का कोशिश करेगा। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसने भी इंटरेक्शन इनके बीच कम किया, इसने भी इंटरेक्शन इनके बीच कम किया। क्वेश्चन ये है कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो देखो, जो ज्यादा इस इंटरेक्शन को, जो ए बी का इंटरेक्शन है उसको कमजोर करेगा, उसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। देखो यार, वाटर की बात करें तो आपने क्लास 12th में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी चीज जब हवा में रखी हुई है, ठीक है, और उसको अगर हम किसी मीडियम में डालते हैं, सपोज कर लो हमने यहाँ पे वाटर में उसको मिलाया, तो वाटर क्या करता है, इनके बीच के इंटरेक्शन मतलब ए बी के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है उसके बीच में अपना फोर्स घुसा देता है। वाटर क्या कर देता है, अपना फील्ड, अपना फोर्स लगाता है, जिससे इनके इंटरेक्शन को कम करता है, सिंपली बात, जिसको हमने केसी से पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा बुक खोल कर देख लेना, ठीक है, उतना हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे सिंपली देखो कि दो चीज अगर हवा में है और उन्हीं दो चीज को आप वाटर में निकालोगे, तो सपोज करो ये जब हवा में थे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो एक्स था, तो जब उसको आप पानी में डालोगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो x/81 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो नियरली 81 पॉइंट समथिंग होता है, हम 81 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो वाटर ने क्या किया, इन दोनों के इंटरेक्शन को 81 टाइम्स कम कर दिया। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली 25 पॉइंट समथिंग होता है, हम 25 लेके चल रहे हैं। तो जब उन्हीं दो पार्टिकल को अल्कोहल के अंदर डालोगे तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एयर के मुकाबले x/25 होगा। तो देखो, इसमें ज्यादा इंटरेक्शन खराब हुआ मतलब कमजोर हुआ, इसमें कम कमजोर हुआ। तो सिंपल सा मतलब है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो ज्यादा क्या करेगा, इस इंटरेक्शन को कमजोर करेगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, सिंपल सा बात। और जिसके अंदर क्या होगा,
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा सा अच्छा होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इन दोनों की बात करें तो अगर कोई कंपाउंड लोगे उसको अल्कोहल में डालोगे तो अल्कोहल वाले कंपाउंड का बीच में जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा वो ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, ऐसा कोई कंपाउंड जिसको आपने वाटर के अंदर मिलाया है। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ करते हैं, क्या है, क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व करना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट कर लो। तो यही कुछ 3 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है।